आज हम बात करने वाले हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, जिसे हिंदी में गैर संचारी रोग भी कहा जाता है। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, गैर संचारी रोग मतलब ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलते, वो गैर संचारी रोग कहलाते हैं। पहले हमारी कंट्री में जो मृत्यु दर का रेशियो है वो सबसे अधिक हुआ करता था मातृ मृत्यु की वजह से, शिशु मृत्यु की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से। ये सब कारण ऐसे होते थे जिससे हमारे कंट्री में जो है डेथ का रेशियो बढ़ा हुआ था। पर अब ऐसा हो गया है कि हमने इन सारे चीजों पे अचीवमेंट प्राप्त कर ली है। अब इसका जो रेशियो है वो कम हो चुका है। परंतु आज अगर हमारी कंट्री में मृत्यु दर देखा जाए तो हमारे कंट्री में साल भर में जितनी मृत्यु होती है उसमें से 60% मृत्यु एनसीडी की वजह से होती है। एनसीडी के अंतर्गत आते हैं हार्ट डिसीज, रेस्पिरेटरी डिसीज, कैंसर और डायबिटीज मेलिटस। ये 4 डिसीज है जिसको फोकस किया गया है एनसीडी के अंतर्गत। इनकी वजह से हमारी कंट्री में जो मृत्यु की दर है वो बढ़ी हुई है। 60% मृत्यु एनसीडी की वजह से हो रही है। अब हम देखते हैं कि इसमें हमारा क्या रोल प्ले, इनेम का क्या रोल प्ले है और साथ ही एक सीएचओ का क्या रोल प्ले है इसमें। आज के हमारे इस टॉपिक पे इसी चीज पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो कार्य होता है वो होता है आशा का। आशा, जिसे हमारे छत्तीसगढ़ में मितानिन भी कहा जाता है, उनका मुख्य कार्य होता है कि वह समुदाय के बीच जाए और वहां पर उनका जो है सर्वे करे। सर्वे में वो ये देखेंगे कि उनकी फैमिली, उनको 2 फॉर्मेट दिया जाता है भरने के लिए आशा को। एक तो होता है फैमिली फोल्डर और दूसरा होता है सीडैक। फैमिली फोल्डर में वो उस फैमिली के सभी सदस्यों के बारे में जानकारी डालेगी और साथ ही ये भी जानकारी उसमें भरना होता है कि उनका जो घर है वह पक्के का मकान है, कच्चे का मकान है, क्या वो लकड़ी वाले चूल्हे से खाना बनाते हैं या गैस से खाना बनाते हैं, उनके यहाँ नल की सुविधा है कि नहीं, कहाँ का पानी पीते हैं वो, उनके यहाँ टॉयलेट की सुविधा है कि नहीं। ये संपूर्ण जानकारी फैमिली फोल्डर में आता है। और जो दूसरा फॉर्मेट होता है वो होता है सीबैक फॉर्म। सीबैक फॉर्म में उस फैमिली में जो 30 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति हैं उनके बारे में संपूर्ण जानकारी फिलअप किया जाता है। उनका नाम, एज, विलेज, उनका आधार कार्ड, इसके साथ ही उनके यहाँ फैमिली हिस्ट्री है क्या किसी को ये एनसीडी के अंतर्गत आने वाली बीमारियों की। तो ये सारी जो डिटेल है वो आशा के द्वारा उस सीबैक फॉर्म में भरा जाता है। उसके बाद बारी आती है सीएचओ और एनएम्स की कि अब उनका क्या रोल प्ले है। जब जो सस्पेक्टेड पेशेंट होते हैं वो जब आपके पास, आपके संस्था में आते हैं, आपके उप स्वास्थ्य केंद्र में आते हैं, तो आपका पहला काम होता है उनकी स्क्रीनिंग करना। स्क्रीनिंग हमें करना है। स्क्रीनिंग के दौरान हमें सबसे पहले स्क्रीनिंग किन किन चीज़ों को करना है ये हमें मालूम होना चाहिए। जब अगर आपके पास पेशेंट आ रहा है या आपको नॉर्मली ये है कि 30+ सभी व्यक्तियों का आपको स्क्रीनिंग करना है, चाहे वह किसी बीमारी से ग्रसित हो, चाहे उसके पास कोई चीफ कंप्लेन हो या ना हो। 30+ प्रत्येक व्यक्ति का आपको स्क्रीनिंग करना है। स्क्रीनिंग में आपको क्या क्या करना है? सबसे पहले तो बीपी चेक करना है, ब्लड शुगर लेवल चेक करना है, ओरल कैंसर चेक करना है, ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग करनी है और सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग आपको करनी है। तो जब आप उसका बीपी चेक करेंगे तो वो कैसे करेंगे इसके बारे में सबसे पहले हम देखते हैं। नॉर्मली ये होता है कि हमारे स्वास्थ्य केंद्र में जब पेशेंट आते हैं हम उनको बैठाते हैं और बीपी चेक कर लेते हैं, जबकि यह तरीका गलत है। हमको उनको सही पोस्चर में बैठाना जरूरी है। ऐसा नहीं कि स्टूल में बैठा दिए या फिर पेशेंट किसी बेंच में ही बैठा हुआ है, उनको सही पोस्चर में बैठाना जरूरी है। जब आप पेशेंट को बैठाएं तो यह ध्यान दें कि पेशेंट एक इस चेयर में बैठे, उसका जो बैक है वो सपोर्ट पे रहे, उसका जो एल्बो है वो चेयर के रेस्ट में सपोर्ट में रहे। उसके अलावा उसका जो है फिजिकली वो किसी प्रकार के स्ट्रेस में न रहे, बिल्कुल नॉर्मल बैठे, और मेंटली भी वो किसी प्रकार के स्ट्रेस में ना रहे। नॉर्मली ये देखा गया है कि जब कोई पेशेंट हमारे पास आता है और बीपी चेक कराने के लिए बैठता है तभी वो सारी चीजें, अपनी सारी चीफ कंप्लेन हमको बताने लगता है कि मुझे ये भी परेशानी है, मुझे वो भी परेशानी है, मुझे सर्दी भी खा रहा है, मुझे खांसी भी आ रहा है और मुझे बुखार भी है। तो हमको पेशेंट को ये बताना है कि जब हम आपका बीपी चेक कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में बैठना है और शांत बैठना है। उस दौरान आपको किसी भी प्रकार का बात नहीं करना है। अगर पेशेंट का पोस्चर सही नहीं है
पोस्चर पे विशेष ध्यान देना है आपको। मैं एक बार फिर बता देती हूँ कि जब आप पेशेंट आपके सामने बैठा है, बीपी मेजरमेंट आप उनका कर रहे हैं, तो पेशेंट बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में बैठना चाहिए, उसका बैक सपोर्ट पे होना चाहिए, उसका जो हाथ है वो चेयर के हैंड रेस्ट पे इस तरीके की पोजीशन में होना चाहिए, उसके दोनों पैर फैले हुए होने चाहिए, ऐसे क्रॉस पोजीशन में उसका पैर नहीं होना चाहिए। और फिजिकली और मेंटली जो पेशेंट है वो स्ट्रेस फ्री होना चाहिए जब आप उसका बीपी चेक कर रहे हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज फॉलो नहीं करते हैं तो इससे क्या होता है, बीपी का जो पेशेंट का बीपी है वो कुछ पॉइंट बढ़ा हुआ आता है और हम उसका सही बीपी नहीं माप पाते हैं। इसलिए बीपी जांच करते समय पेशेंट का पोस्चर देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, सही तरीके से बैठाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये तो हो गया बीपी नापने वाली बात। अब इसके बाद देखते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो बीपी है उसका रेशियो कितना आना चाहिए तो वो नॉर्मल है, और कितना आना चाहिए तो वो हाइपरटेंशन की कंडीशन है। अगर उस पेशेंट का बीपी 140/90 से कम आता है तो वो नॉर्मल कंडीशन है, और अगर वो उसका बीपी 140/90 से अबव आता है तो वो हाइपरटेंशन की कंडीशन है। अगर 140/90 से अबव आता है तो वहाँ पे हमको क्या करना है, उस पेशेंट को हमको रिफर कर देना है PSC मेडिकल ऑफिसर के पास, क्योंकि जो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट का कार्य है वो मेडिकल ऑफिसर के द्वारा किया जाएगा। हमारा कार्य है स्क्रीनिंग करने का, और वहाँ से ट्रीटमेंट प्राप्त करने के बाद जब वो पेशेंट आएगा तो उनका फॉलो अप करने का ये कार्य हमारा है। इसलिए जब भी अगर आपको कोई पेशेंट सस्पेक्टेड लग रहा है, उसका बीपी 140/90 से अबव आ रहा है, तो आपको उसको रिफर कर देना है PSC MO के पास। और अगर उसका बीपी 140/90 से नीचे है, उसका बीपी नॉर्मल है, तो उस कंडीशन में हमको पेशेंट को काउंसलिंग करना है, उनको बताना है कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपका बीपी बिल्कुल नॉर्मल है, और अब अगले 1 साल तक आपको बीपी के लिए स्क्रीनिंग कराने की आवश्यकता नहीं। इसके बाद जो सेकेंड स्क्रीनिंग है वो आप करेंगे डायबिटीज के लिए। इसके लिए आपको पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल चेक करना है। अगर पेशेंट एम्प्टी स्टमक आ रहा है तो उसका जो ब्लड शुगर लेवल है वो 95 mg/dl या फिर उससे कम होना चाहिए। अगर पेशेंट खाना खाने के 1 घंटे बाद आ रहा है आपके पास और तब आप उसका ब्लड शुगर लेवल चेक कर रहे हैं, तब उसका जो ब्लड शुगर लेवल है वो 120 mg/dl या फिर उससे कम होना चाहिए। और अगर पेशेंट रैंडमली किसी भी वक्त आपके पास आ रहा है शुगर टेस्ट के लिए, तो उसका जो ब्लड शुगर लेवल है वो 140 mg/dl या फिर उससे कम होना चाहिए। अगर इस रेशियो से अधिक पाया जाता है उस पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल, तो फिर हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि मे भी इसको डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है, और उसके कंफर्मेशन डायग्नोसिस ट्रीटमेंट के लिए हमको उसको भेज देना है मेडिकल ऑफिसर के पास अपने PSC में। और अगर नॉर्मल रेशियो में आता है उसका ब्लड शुगर लेवल, तो हमको उसको बताना है कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं और अब आपको आगे 1 वर्ष तक शुगर जांच कराने की आवश्यकता नहीं। जो तीसरा नंबर का स्क्रीनिंग है वो होता है ओरल कैंसर के लिए। ओरल एग्जामिनेशन आपको करना है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल ओरल कैविटी कैसी होती है और एबनॉर्मल ओरल कैविटी कैसी होती है। तो आपको अगर किसी पेशेंट के में आप उसके ओरल कैविटी का एग्जामिनेशन कर रहे हैं और उस दौरान आपको उसके बकल म्यूकोसा में अगर स्मोकी पैलेट मिल रहा है या फिर व्हाइट लाइन मिल रहा है या किसी प्रकार का अल्सर दिख रहा है या किसी प्रकार का ग्रोथ दिख रहा है, तो फिर वो सस्पेक्टेड हो सकता है, उसको हमको PSC रिफर करना है। और अगर इनमें से कोई भी सिम्टम उसके अंदर नहीं दिख रहे हैं तो फिर हमको उसको बताना है कि आप बिल्कुल नॉर्मल हैं और अब आगे 5 साल तक आपको स्क्रीनिंग की आवश्यकता नहीं है। जो तीसरा स्क्रीनिंग है हमको करना है वो है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी हमको पता होना चाहिए कि नॉर्मल ब्रेस्ट कैसा होता है और एबनॉर्मल ब्रेस्ट कैसा होता है। तो अगर कोई महिला 30 वर्ष से अधिक उम्र की आपके पास आती है तो आपको उनका ब्रेस्ट एग्जामिनेशन अवश्य करना है। उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि क्या क्या लक्षण हो सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। अगर उनका जो ब्रेस्ट है, उनके दोनों ब्रेस्ट का साइज जो है वो सेम नहीं है, एक ब्रेस्ट बड़ा है एक ब्रेस्ट छोटा है, तो वो उस चीज से उसकी रिस्क कैटेगरी में आती है। अगर निप्पल अंदर धंसा हुआ हो या फिर ब्रेस्ट में कहीं गड्ढे पड़े हुए हैं
उनके ब्रेस्ट में टेंडरनेस है, रेडनेस है, काफी ज्यादा स्वेलिंग है, पेन है। तो ये सारे जो कंडीशन होते हैं ये ब्रेस्ट कैंसर के संकेत हैं। साथ ही अगर उनके निप्पल से किसी प्रकार का पस या फिर ब्लड का सिक्रेशन हो रहा है तो भी हमको ये समझ जाना चाहिए कि मे बी इनको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है या इनके ब्रेस्ट में इस प्रकार की एबनॉर्मेलिटी है। तो उस एबनॉर्मेलिटी को डायग्नोस्ट करवाने के लिए आपको भेजना है PHC मेडिकल ऑफिसर के पास। और अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको उस महिला के अंदर नहीं दिखाई देते हैं तो आपको उनको बताना है कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं और आपको अगले 5 वर्ष तक स्तन की स्क्रीनिंग कराने की आवश्यकता नहीं। इसके बाद बारी आती है सर्वाइकल कैंसर की। सर्वाइकल कैंसर में आपको क्या क्या लक्षण मिलेंगे? तो पहला लक्षण तो ये है कि अगर कोई महिला आपके पास कंप्लेन लेके आती है कि उसको इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन की परेशानी है, मतलब 2 मेंस्ट्रुएशन के बीच में ही उनको दोबारा मेंस्ट्रुएशन आना चालू हो जाता है। पहला मेंस्ट्रुएशन का आखिरी दिन और जो आने वाला मेंस्ट्रुएशन है उसके पहले दिन के बीच में ही अगर उनको मेंस्ट्रुएशन आने लगता है तो ये में भी उसका लक्षण हो सकता है। दूसरा ये होता है कि अगर महिला आपके पास कंप्लेन कर रही है कि उसको उसके योनि मार्ग से पानी जाता है। अधिकतर महिलाएं आपको ऐसी मिलेंगी आपके क्लिनिक पे जो आपको ये कंप्लेन लेकर के आएंगी कि हमको योनि मार्ग से पानी जाता है। इसके लिए आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि किस प्रकार का पानी जा रहा है, तो वो इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, और किस प्रकार का पानी जा रहा है तो वो सर्वाइकल कैंसर का लक्षण हो सकता है। तो अगर वो महिला आपके पास आती है और आप जांच में ये पाते हैं कि उसको पीला या मटमैले रंग के पानी का डिस्चार्ज हो रहा है और साथ ही उसमें से बदबू आ रही है, तो ये जो है सर्वाइकल कैंसर का लक्षण हो सकता है। इसके साथ ही अगर वो ये कंप्लेन कर रही है कि उसको योनि मार्ग के द्वारा जो पानी आ रहा है उसमें हल्का ब्लड भी आता है, तो ये भी उसका लक्षण हो सकता है। इसके अलावा अगर महिला आपके पास कंप्लेन करती है कि सेक्स के बाद उसको ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये भी उसका लक्षण है। ऐसी महिलाएं अधिकतर यह कंप्लेन करती है कि उनको पेट के निचले हिस्से में काफी ज्यादा दर्द होता है, पैरों में सूजन होता है, कमर में काफी ज्यादा दर्द बना हुआ रहता है, लगातार उनको थकान बना हुआ रहता है। तो ये सारे जो लक्षण है वो सर्वाइकल कैंसर के लक्षण है। अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको किसी भी महिला की स्क्रीनिंग के द्वारा मिलता है तो आपको उसको डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए रिफर कर देना है अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल ऑफिसर के पास। तो ये तो हो गया स्क्रीनिंग वाला पार्ट। इसमें आपको सब यह जरूर याद रखना है कि आपको हाइपरटेंशन का स्क्रीनिंग जो है नॉर्मल कंडीशन में साल में 1 बार करना है। डायबिटीज मेलाइटस की स्क्रीनिंग नॉर्मल कंडीशन में साल में 1 बार करना है। ओरल कैंसर की स्क्रीनिंग 5 साल में 1 बार करना है। ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग 5 साल में 1 बार करना है और सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग भी 5 साल में 1 बार करना है। तो ये आपको पता होना चाहिए और साथ ही ये सारे लक्षण के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ये सारे लक्षण सामान्य नहीं है, असामान्य है, और इनमें से कोई भी लक्षण हमको दिखता है तो हमको उस कंडीशन में उस पेशेंट को तुरंत आगे डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल ऑफिसर को रिफर करना है। इसके बाद हम बात करेंगे कॉजेस की वजह से, आखिर वो क्या कारण है जिसकी वजह से जो है एनसीडी का जो रेशियो है वो बढ़ गया है। एनसीडी की वजह से डेथ होने का रेशियो बढ़ चुका है हमारी कंट्री में। तो हम बात करते हैं इसके कॉजेस के बारे में। कॉजेस को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक वो कॉजेस जिसे हम चेंज कर सकते हैं और अपनी लाइफ को सुधार के उन कारणों को हटा के हम उसके रिस्क कैटेगरी में आने से बच सकते हैं, और दूसरा ऐसे कॉजेस जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन कारणों के बारे में जिसे हम चेंज कर सकते हैं, अपने लाइफ से उन चीजों को खत्म करके एक हेल्दी लाइफ पा सकते हैं या फिर इसके रिस्क कैटेगरी में आने से बच सकते हैं। तो इसका पहला जो कारण है वो होता है लाइफस्टाइल। आज के समय पे जो है लाइफस्टाइल लोगों की बिल्कुल ही बदल चुकी है। इसका जो मुख्य कारण है वो है शहरीकरण। लोग गांव से शहरों की तरफ जो है जाने लगे हैं। वहाँ पर जो शहरी जो दिनचर्या है वो बिल्कुल अलग होता है। रात को लेट नाइट तक जगना, मॉर्निंग में लेट तक सोते रहना, बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना, अनहेल्दी खाना खाना, जंक फूड्स खाना और पैकेट फूड खाना, प्रिजर्व वाले फूड खाना, ये सारे जो है हमारे
लाइफस्टाइल को बिल्कुल खराब कर चुके हैं। ये सारे जो कारण हैं उससे हमें नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की कैटेगरी में आ सकते हैं। अगर हम जंक फूड्स खा रहे हैं, अगर हम ऐसे बहुत ज़्यादा वसा वाली चीज़ें खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली स्पाइसी चीज़ें अपने डेली रूटीन में हम खा रहे हैं, तो इससे हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। और कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने की वजह से हमें बीपी की समस्या हो सकती है और साथ ही हमें लकवा की समस्या भी हो सकता है। तो ये सारा जो चीज़ है लाइफस्टाइल जो है इस कैटेगरी को बढ़ा देता है। अगर हम अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में हमें क्या करना है, हमको हमारे दिनचर्या में योग एक्सरसाइज को इंक्लूड करना है। हमें अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है। जरूरी नहीं कि आपको अपना फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने के लिए योग ही करना है। अगर आपको योग करना पसंद नहीं है तो आप अन्य किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे आपको साइकिलिंग पसंद है तो साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग पसंद है स्विमिंग कर सकते हैं, आपको फुटबॉल खेलना पसंद है तो आप वो कर सकते हैं। आपको अपने फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना है। आपको वॉक करना पसंद है वॉक कर सकते हैं, रनिंग करना पसंद है वो कर सकते हैं, साइकिलिंग करना पसंद है, बहुत सारे ऑप्शन है। जो भी फिजिकल एक्टिविटी आपको पसंद है आप उस फिजिकल एक्टिविटी को अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल जरूर करें। और साथ ही बहुत ज़्यादा जंक फूड, बहुत ज़्यादा ऑयली स्पाइसी प्रिजर्व फूड खाने के बजाय आप डेली फ्रेश फूड खाना शामिल करें अपनी लाइफ में। इसके लिए आप जो हरी साग सब्जियां हैं उसको अपने भोजन में शामिल करें। इसके साथ ही फलों को अपने भोजन में शामिल करें। इसमें काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स, विटामिन और फाइबर्स होते हैं जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा रखते हैं। और इसमें जो है फैट की मात्रा बहुत कम होती है जिससे हमें वो समस्या होने से हम बच सकते हैं। तो ये तो हो गया हेल्दी लाइफस्टाइल। जो सेकेंड रीजन है वो होता है टैबैको और अल्कोहल का उपयोग। आज की डेट में ऐसा हो गया है कि ना सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं भी तंबाकू, सिगरेट और शराब का सेवन करने लगी हैं। हमारे भारत देश में अगर इसका रेशियो देखा जाए तो पुरुषों में इसका रेशियो 44.5% है। मतलब हमारे टोटल जनसंख्या के 44.5 व्यक्ति ऐसे हैं वो पुरुष जो टोबैको अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं, जबकि महिलाओं में यह रेशियो 6.8 है। रेशियो से यह समझ में आ जाता है कि अब जो है महिलाएं भी टोबैको और अल्कोहल का यूज कर रही हैं। ये जो टबैको और अल्कोहल है ये हमारे शरीर में बहुत सारे कैंसर के कारकों को पैदा करती है और इस चीज से हमें आगे जाकर के परेशानी हो सकती है। तो ये तो हो गया टबैको और अल्कोहल की बात। अगर हम अपनी लाइफ में टबैको और अल्कोहल को अवॉइड करते हैं तो इससे जो है हम कैंसर के कारणों को अपने पास आने से बचा सकते हैं, क्योंकि जो कैंसर के कारण है उसमें मुख्य कारणों में से यही है एक टबैको और अल्कोहल का यूज। जो थर्ड कॉज है वो है ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब मोटापा, क्योंकि अब लोगों के में फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। बिल्कुल वो सिटिंग लाइफ जो है बिताते हैं, बैठे हुए कार्य करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं होती उनके में। ओबेसिटी का और भी बहुत सारा कारण हो सकता है। कुछ लोगों के में फैमिली हिस्ट्री होती है ओबेसिटी की, उनके पेरेंट्स ही जो है ओबेसिटी के शिकार रहते हैं तो उनके बच्चे भी ओवरवेट में ही रहते हैं। तो एक फैमिली हिस्ट्री भी उसका रीजन हो सकता है ओबेसिटी का। दूसरा जो अनहेल्दी भोजन वो ले रहे हैं अपनी लाइफ में वो भी उसका एक रीजन है। अगर बहुत ज़्यादा अल्कोहल यूज कर रहे हैं वो तो उसकी वजह से भी मोटापा बढ़ता है। अगर उनको किसी प्रकार का हार्मोनल इशू है, हार्मोनल इम्बैलेंस है उनकी बॉडी में, तो उसकी वजह से भी उनका मोटापा बढ़ सकता है। तो ये तो है मोटापा होने का कारण। अब मोटापा होने की वजह से हमें क्या क्या समस्याएं होती है। अगर किसी व्यक्ति में बहुत ज़्यादा ओवरवेट है अगर वो व्यक्ति, तो उसको हार्ट डिसीज होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, उसको डायबिटीज होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है, उनको जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम हमेशा बनी हुई होती है, वो ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, काफ़ी जल्दी थक जाते हैं। ये सारी परेशानियाँ उनको आने लगती हैं उनके शरीर में। तो अगर हम ओबेसिटी को कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर हम इस रिस्क कैटेगरी में आने से बच सकते हैं। अब कैसे पता करेंगे कि कोई व्यक्ति ओबेसिटी में है या फिर वो ओवरवेट में है या फिर वो नॉर्मल वेट में है या फिर वो अंडर वेट में है।
इसके लिए एक फॉर्मूला है जिसे BMI कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है बॉडी मास इंडेक्स। BMI अगर हम किसी व्यक्ति का निकालते हैं तो इसका जो फॉर्मूला है वो है BMI इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय हाइट मीटर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला में आप रख के किसी भी व्यक्ति का हाइट और वेट रख के आप उसका BMI निकाल सकते हैं कि उसका BMI नॉर्मल है, अंडरवेट है या फिर ओवरवेट है। इससे आपको समझ में आ जाएगा और आप उस व्यक्ति का सही तरीके से काउंसलिंग कर पाएंगे कि आप ओवरवेट में चल रहे हैं तो आपको अपना जो है उसके ओवरवेट का रीजन जानना है कि ओवरवेट में क्यों चल रहे हैं, क्या रीजन है जिसकी वजह से उसका जो शरीर का वजन है वो अनियमित तौर से बढ़ रहा है, और उस रीजन को ध्यान में रखते हुए आपको उनको काउंसलिंग करना है और एडवाइस करना है। ये तो हो गए ऐसे कॉजेज जिन्हें हम बदल सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और इस रिस्क कैटेगरी में आने से बच सकते हैं। अब बात करेंगे हम ऐसे कॉजेज की जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। इसमें पहला कारण है वह है एज। हम किसी भी व्यक्ति का एज नहीं बदल सकते। अगर कोई व्यक्ति 60 साल का है तो हम उसको वापस 28 साल का नहीं कर सकते। इसलिए कहा गया है कि जो एज फैक्टर है वो परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो एज फैक्टर किस तरीके से कार्य करते हैं, जब कोई व्यक्ति जिसकी उम्र बढ़ती जाती है, बढ़ने के साथ ही उनके शरीर में काफी सारी समस्याएं आने लगती हैं, उनको उम्र की वजह से हाइपरटेंशन और डायबिटीज की समस्या होने लगती है, उनको हार्ट डिसीज होने लगता है। तो एज है एक रिस्क फैक्टर जो इसका कारण है, एसिडिटी का कॉज है। जो सेकंड है वो होता है जेनेटिक, मतलब जो फैमिली से बच्चों के में आता है। पर अभी की डेट में हम देखें तो फिर ये जो एसिडिटी की बीमारियां हैं वो जेनेटिक नहीं रह गई हैं। पहले ऐसा होता था कि ये जेनेटिक होने वाली बीमारियां होती थी कि जिनके पेरेंट्स को डायबिटीज है तो फिर उनके बच्चे को भी डायबिटीज हो सकता है। पर जिस तरीके से मैं अभी बताई कि हमारी जो दिनचर्या है वो इतना ज्यादा बदल चुका है, हमारा लाइफस्टाइल इतना खराब हो चुका है, हमारा भोजन पूरा इतना खराब हो चुका है जिससे हमें डायबिटीज होने के लिए फैमिली हिस्ट्री की आवश्यकता नहीं है। पर जिन लोगों को फैमिली हिस्ट्री है ऑलरेडी, उनके में ये समस्या होने के चांसेस अधिक होते हैं। इसलिए फैमिली हिस्ट्री भी इसका एक कॉज है। इसके बाद जो तीसरा है कॉज इसका वो होता है जेंडर। पुरुषों में एनसीडी का खतरा अधिक होता है महिलाओं की तुलना में। क्यों अधिक होता है? क्योंकि जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं उसका एक कॉज होता है टोबैको और अल्कोहल का कंजप्शन, और टोबैको अल्कोहल कंजप्शन में जो पुरुषों का रेशियो है वह अधिक है। 44.5% जो पुरुष हैं वो टोबैको और अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं, उनका रेशियो अधिक है। उनका जो है डेली दिनचर्या में ये जो है काफी ज्यादा शामिल है। इसकी वजह से पुरुषों के में इसका रेशियो अधिक है महिलाओं की तुलना में। महिलाओं में भी एनसीडी का खतरा है। उन महिलाओं में अधिक खतरा है जिनका जो है मेनोपॉज लग चुका है। मेनोपॉज मतलब ऐसी महिलाएं जिनका महीना आना परमानेंटली बंद हो चुका है, जिनकी एज 55 से अधिक है। तो ऐसी महिलाओं में ये जो डिसीज है होने का जो खतरा है वो अधिक है उनकी तुलना में जो महिलाएं अभी जिनका रेगुलर मेंस्ट्रुएशन आ रहा है, जिनका मेनोपॉज नहीं लगा है। तो ये तो हो गया जेंडर फैक्टर, इसे भी हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें हो गई कॉजेज में हमने देखा कि क्या कॉजेज है जिसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं और क्या कॉजेज है जिन्हें हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। लाइफस्टाइल, टोबैको अल्कोहल का कंजप्शन, ओबेसिटी, एज, फैमिली हिस्ट्री और जेंडर, ये इतने सारे कॉजेज हैं जो एनसीडी को बढ़ावा दे रहे हैं। इसकी वजह से एनसीडी के रिस्क कैटेगरी में हम आते जा रहे हैं। अब आगे बात करेंगे हम हाइपरटेंशन के बारे में।